लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग ICAR, JRF, SRF, ARS, नेट, IBPS, AFO, AAO, AO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अदर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो हॉर्टिकल्चर मैराथन क्लास रहने वाली है। इसमें सभी हॉर्टिकल्चर से जितने भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं और जो भी एग्जामों में बनने की संभावनाएं हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, आपको बताना है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तीसरा K2H2O5। ठीक है, ये हमारा आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि सिरका का रासायनिक सूत्र तो ये हो जाएगा सिरका का। ठीक है, सिरका का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ए वाला, ये सिरका का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगर पूछता साइट्रिक अम्ल का तो सेकंड वाला जो है ये आपका साइट्रिक अम्ल का सूत्र है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल का सूत्र है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये सोडियम बेंजोइड का है। ठीक है, ये जो है ये किसका है, सोडियम बेंजोइड का है। ये याद रखेंगे, सोडियम बेंजोइड। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो सोडियम बेंजोइड है ये सोडियम बेंजोइड का सूत्र है। ठीक है, सोडियम बेंजोइड जो होता है रंगीन फलों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अम्ल होता है। ठीक है, अगर ये पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड पूछता तो ये रंगहीन जितने फल होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का, ये चीज़ ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है रंगीन फलों के रसों एवं पानकों को परिरक्षित करने हेतु सोडियम बेंजोइड की मात्रा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी सोडियम बेंजोइड का हम सूत्र जाने। अब इसमें पूछ रहा है कि रंगीन फलों में जो प्रयोग करेंगे तो इसमें सोडियम बेंजोइड की कितनी मात्रा प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 600 से लेके 1000 ppm इसमें प्रयोग करेंगे। अगर यही परसेंटेज में पूछता तो परसेंटेज में अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 0.06 से लेके 0.1%। ठीक है, 0.1% ये मात्रा हो जाएगी अगर प्रतिशत में पूछता तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है जेली की ऊष्मा मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जेली की ऊष्मा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेली थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर जेली मीटर के बारे में पूछता तो जेली मीटर से पैक्टीन परीक्षण ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, पैक्टीन परीक्षण ज्ञात करते हैं, जिसको अल्कोहल परीक्षण भी कह सकते हैं। हैंड रेफ्रेक्टोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, सुखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका किस में प्रयोग करते हैं, सुखाने के लिए प्रयोग करते हैं। और डिहाइड्रेटर ये भी सुखाने के रूप में ही प्रयोग करते हैं। या हैंड रेफ्रेक्टोमीटर, सॉरी ये गलत हो गया, हैंड रेफ्रेक्टोमीटर जो होता है ये उत्पाद में चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कोई उत्पाद आप बनाएं उसमें चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए हैंड रेफ्रेक्टोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। और डिहाइड्रेटर जो है ये इसका प्रयोग करते हैं सुखाने के रूप में। ठीक है, इसका प्रयोग किसमें करते हैं, सुखाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है पाले से कौन सी फसल सर्वाधिक प्रभावित होती है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सी फसल जो है पाले से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टमाटर, यानी कि टमाटर सबसे ज़्यादा जो है पाले से प्रभावित होती है। आप कह सकते हैं कि जिसकी पत्तियां कोमल होती हैं या गूदेदार होती हैं तो उन पर सबसे ज़्यादा पाले का प्रभाव पड़ता है। जैसे इसके अलावा बात करते हैं पपीता पर भी सबसे अधिक पाले का प्रभाव पड़ता है, केला पर, आंवला पर, ये सब जितने फ्रूट्स हैं इन पर पाले का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे, पाले से बचाने के लिए हम 0.1%, ठीक है, 0.1% किसका प्रयोग करते हैं, H2SO4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि पाले से बचाने के लिए या पाले से नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है 0.1% की दर से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नींबू वर्गीय फल
अंगूरों को फलों के आकार में वृद्धि करने के लिए हार्मोन्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नींबू वर्गीय चाहे फल हो चाहे अंगूर वाले फल हों, उनके आकार में वृद्धि लाने के लिए कौन सा हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? तो वो हार्मोन्स होता है जिब्रेलिक अम्ल। ठीक है, इसको GA3 के नाम से भी जाना जाता है, GA3 के नाम से भी जाना जाता है इसको। यानी कि आलू की सुषुप्तावस्था तोड़ना है तभी भी जिब्रेलिक एसिड का ही प्रयोग करते हैं। अगर पूछ लेता IBA क्या है? IBA यानी कि जो कलम होती हैं उनमें जड़ें विकसित करने के लिए, ठीक है, जड़ विकसित करने के लिए किसका हार्मोन्स करते हैं? IBA यानी कि इंडोल ब्यूटरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। और कितना मात्रा में प्रयोग करते हैं? 500 से लेके 1000 ppm की दर से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग होता है जड़ों में जड़ें निकलने के लिए, कलम जो होती है उनमें जड़ें निकलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और 500 से लेके 1000 ppm इसका प्रयोग किया जाता है। और बात करते हैं इथाइलिन का। इथाइलिन के बारे में आप लोग जानते हैं, इथाइलिन का प्रयोग किसमें करते हैं? फलों को पकाने के रूप में करते हैं। ठीक है, फलों को पकाने के लिए, फलों को पकाने के रूप में इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। IBA का प्रयोग किसमें करते हैं? IBA का, तो IBA का प्रयोग वृद्धि रोधक हार्मोन है। ठीक है, ये कैसा हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि रोधक हार्मोन IBA है, जिसको इंडोल ब्यूटरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि फालसा का कुल है। फालसा का कुल बताना है, इसमें कौन सा है? टिलिएसी है, एपोसाइनेसी है कि बोराजिनेसी है कि रहमनेसी है। ठीक है, इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा सही टिलिएसी। ठीक है, फालसा का जो कुल है यानी कि फैमिली की बात करें, टिलिएसी फैमिली का है। एपोसाइनेसी अगर पूछता तो एपोसाइनेसी किसका हो जाएगा? ये करोंदा का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? करोंदा का हो जाएगा। और बोराजिनेसी, ये बोराजिनेसी जो है फैमिली, ये लहसुआ का है और गेंदा का भी है और लसोड़ा का भी है ना। ये यानी कि लहसुआ भी कहते हैं उसको, और गूदा के नाम से भी जाना जाता है, लसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फैमिली होती है बोराजिनेसी। और रहमनेसी ये किसका होती है? ये बैर का हो जाता है। ठीक है, इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी? बैर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ठीक है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तिरुचिरापल्ली में है, पुणे में है, सोलापुर है, नागपुर में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यानी ए वाला सही हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तिरुचिरापल्ली, ये तमिलनाडु के अंदर है। यानी कि सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? ये तमिलनाडु के अंदर होता है। अगर विश्व की बात करें सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन कहाँ पर होता है? ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर होता है। अब बात करें पुणे महाराष्ट्र के अंदर। पुणे महाराष्ट्र के अंदर अंगूर अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, पुणे महाराष्ट्र में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? अंगूर अनुसंधान केंद्र है। और बात करें सोलापुर, सोलापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, यानी कि ये महाराष्ट्र के अंदर है सोलापुर। और ये यहाँ पर जो है अनार का अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अगर पूछता अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सोलापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। नागपुर के बारे में आप लोग जानते हैं, नागपुर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? नागपुर यानी कि महाराष्ट्र के अंदर है ये भी। और यहाँ पर नींबू वर्गीय फलों का अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, जितने भी नींबू वर्गीय, चाहे संतरा, माल्टा, मौसमी, नींबू, ठीक है, कुछ भी है नींबू वर्गीय में, तो उसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। और नागपुर का जो संतरा होता है ये विश्व प्रसिद्ध संतरा होता है। ये इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, केले में नर पुष्पों को हटाना क्या कहलाता है? ठीक है, केले में जो नर पुष्प है उसको अगर हटा देंगे तो वह क्या कहलाता है? प्रोपिंग कहलाता है, डिनेवलिंग कहलाता है, डिस्करिंग कहलाता है, या डिसबलिंग कहलाता है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा सही सी वाला हो जाएगा, यानी कि डिस्करिंग कहलाता है। प्रोपिंग की बात करते हैं। प्रोपिंग जो गुच्छों को सहारा देना। ठीक है, केले के अंदर गुच्छे जो होते हैं उसको सहारा देना ताकि प्लांट्स हमारा गिरे ना, उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रोपिंग कहा जाता है। ठीक है, डिस्करिंग यानी सकर्स को हटाने को क्या कहते हैं? डिस्करिंग कहलाते हैं, डिस्करिंग कहते हैं। ये भी केले में किया जाता है। डिसबडिंग जो होती है, ये डिसबडिंग जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका होता है यानी बड या कलिका को हटाना। ठीक है, बड या कलिका को हटाना क्या कहलाता है? डिसबडिंग कहलाता है हमारा। और
डीनेवलिंग जानते हैं, डीनेवलिंग या डिस्करिंग एक ही चीज़ होता है इसका, यानी कि सकर्स को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डिस्करिंग कहलाते हैं या डीनेवलिंग कहलाते हैं। और प्रोपिंग जानते ही हैं, उसके गुच्छे को सहारा देना ही प्रोपिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि गाजर में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा बताइए। ठीक है, गाजर के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 10.6 ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अगर गाजर में जल की मात्रा पूछता तो गाजर में जल की मात्रा हो जाता 86%, ये जल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगर पूछ लेता कि मटर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ठीक है, मटर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 15.8%। ठीक है, 4% किसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, तो ये फूल गोभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो जाएगी। फूल गोभी में कितनी मात्रा हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की, 4.0%। और आपका जो सही आंसर हो जाएगा, गाजर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है 10.4%। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजूर में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है खजूर के अंदर प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि 0.3 से 0% पाई जाती है, यानी कि 0.3% इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछता तो खजूर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो जाती, कितनी % हो जाता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 66.3% ये आपका कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। अगर खजूर के अंदर नमी की बात करता तो नमी हो जाती है 26.1%, ये नमी हो जाती है। अगर केले के अंदर पूछता कार्बोहाइड्रेट की मात्रा तो केले के अंदर 36.4% ये केले के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। यानी कि अगर फिक्स रेट होता देखा जाता है यानी कि 27%, अगर 27% दे दे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा केले के अंदर या 36.4 दे, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि सर्वाधिक स्थायी पौधे किस विधि में लगाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक स्थायी विधि किस विधि में पौधे लगाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेक्साजोनल विधि। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं, यानी कि 6 पौधे मिलकर एक हेक्सा नोजल विधि का निर्माण करते हैं। ठीक है, 2 पौधे यहाँ ऐसे लगेंगे, ठीक है, इस प्रकार एक पौधा बीच में होता है, 1 पौधा, 2 पौधा, 3 पौधा, 4 पौधा, 5 पौधा, ये 6 पौधा। ठीक है, एक बीच में पौधे लग जाते हैं, ये आपका हेक्साजोनल विधि होता है। इसको षष्ठभुजाकार विधि भी कहते हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस विधि जो ये है यानी कि ये पंचकोण विधि कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पंचकोण विधि या पूरक विधि के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें 4 नंबर की, स्क्वायर विधि। स्क्वायर विधि क्या होता है, स्क्वायर विधि में यानी कि सर्वाधिक प्रचलित जो विधि है आपकी स्क्वायर विधि रहेगी, यानी कि इसको वर्गाकार विधि भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको तिरछी भूमि के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। ठीक है, अगर आपकी भूमि तिरछी है तो आप ट्राई एंगुलर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ट्राई एंगुलर विधि का प्रयोग किया जाता है, किसमें, तिरछी अगर भूमि हो तब। और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्र है तो उसके लिए कौन सी विधि अपनाते हैं, तो कंटूर विधि सर्वाधिक प्रचलित में लाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि बैर में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर होती है। 2n बराबर कितनी होती है, तो बैर के अंदर 2n बराबर 48 होती है, यानी कि ये तीसरा वाला एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 जो होता है, 40 किस में होता है, आम में होता है। ठीक है, आम में याद रखेंगे। और अंगूर, ये 2 में कितना गुणसूत्र संख्या होता है, 2n बराबर 40 होता है। ठीक है, बात करते हैं 18 की। 18 पपीता में होता है। ठीक है, पपीता में होता है। और किस में होता है, अनार में होता है। ठीक है, और नींबू वर्गीय फल जितने भी होते हैं उसमें 2n बराबर 18 होते हैं। और एक चीज़ और याद रखेंगे, बेल के अंदर भी इतना ही होता है। ठीक है, बेल के अंदर भी आप ध्यान देंगे कि 2n बराबर 18 क्रोमोसोम नंबर होता है। अब बात कर लेते हैं 22। 2n बराबर 22 किसका होता है, यानी कि अमरूद का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n बराबर 22 होता है। ठीक है, अमरूद से क्या बनाया जाता है, अमरूद से जेली बनाई जाती है, यानी कि इसके अंदर पैक्टिन की मात्रा होती है, इसलिए इसको जेली बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। ठीक है, आपको बताना हल्दी का जो पीला रंग होता है किस वर्णक के कारण होता है। कैरोटीन के कारण, क्यूरेसिटीन के कारण, कुकुरमीन के कारण, कैप्सेसिन के कारण। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा, कुकुरमीन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। कैरोटीन की बात करें, कैरोटीन के कारण क्या होता है, गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। क्यूरेसिटीन के कारण क्या होता है, इसके कारण प्याज का पीला रंग। ठीक है, प्याज का पीला रंग किसके कारण हो जाएगा, क्यूरेसिटीन के कारण हो जाएगा। कैप्सेसिन के कारण क्या होता है, कैप्सेसिन के कारण मिर्च का तीखापन होता है। ठीक है, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है। अगर कैप्सेथीन दे देता तो उसका मिर्च का लाल रंग जो होता है कैप्सेथीन के कारण होता है। ये सब बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से दिवस निष्प्रभावी पौधा नहीं है। ठीक है, यानी कि LDP डे न्यूट्रल प्लांट इसको पूछ रहा है। LDP नहीं, लॉन्ग डे प्लांट नहीं पूछ रहा है, DNP डे न्यूट्रल प्लांट पूछ रहा है, इसमें से नहीं है। ठीक है, तो चौथा ये वाला नहीं होगा, यानी कि आलू नहीं होगा। बाकी टमाटर और बैगन और मिर्च ये तीनों जो हैं आपके कैसे पौधे हो जाएंगे, ये तीनों डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट है। और आलू जो है आपका LDP है, यानी इसको लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है, जिसको कह सकते हैं ये जो है आलू जो है ये रवि सीजन की फसल है। ठीक है, रवि सीजन की फसल है। बाकी ये जो है तीनों, इनको वर्ष भर उगाया जा सकता है, साल भर उगा सकते हैं, इसलिए ये डे न्यूट्रल प्लांट है। इनको आवश्यकता नहीं होती कि इतने सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता हो या इतने प्रकाश की आवश्यकता हो, इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पूरे साल भर इसकी खेती कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर में पोटेशियम की कमी से होने वाला कायकीय विकार, ठीक है, कौन सा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सही, यानी कि चौथा, ब्लोजी एंड राइपनिंग। ठीक है, ये हो जाएगा पोटेशियम की कमी के कारण होने वाला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपका ये हो जाएगा ब्लोची राइपनिंग। और ब्लोजम एंड रॉट ये क्या चीज़ है, ब्लोजम एंड रॉट क्या चीज़ है, और ये जो होता है ब्लोजम एंड रॉट ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी के कारण होने वाला फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा, ब्लोजम एंड रॉट। पफिनेस, पफिनेस किस में होता है, पफिनेस देखिए बहुत सारे वेजिटेबल में हो जाता है। अगर आप कम या अधिक टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है निषेचन में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा आपका पफिनेस। कैटफेस किस में होता है, ये भी टमाटर के अंदर होता है। कैटफेस अनुपयुक्त जलवायु के कारण हो जाता है, और कह सकते हैं जितनी भी सोलेनेसी फैमिली है उसमें भी हो सकता है कैटफेस, यानी कि बिल्ली के आकार की इसका जो फल का आकार हो जाता है। अधिकतर ये कैटफेस जो किस में होता है, टमाटर के अंदर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीम का कुल होता है। नीम का कुल आपका बताना है कौन सा होता है। तो नीम का जो कुल होता है मेलिएसी होता है। ठीक है, यानी कि बी वाला, यानी कि दूसरा वाला सही है हमारा। और नीम को क्या कहा जाता है, 21वीं शताब्दी का फल वृक्ष भी कहा जाता है। और इसमें जो होता है अजेंडीरेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण कड़वापन आता है। अब बात करते हैं सोलेनेसी की। सोलेनेसी जो होता है इसमें बहुत सारे औषधीय प्लांट आते हैं, जैसे अश्वगंधा, तम्बाकू, आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, ये सब जितने भी प्लांट्स हैं ये आपके सोलेनेसी में आते हैं। ठीक है, और मेडिसिनियल प्लांट के अंदर 2-3 आते हैं, जैसे तम्बाकू हो गया, आपका अश्वगंधा हो गया, ये सब सोलेनेसी फैमिली में आते हैं। यूफोर्बिएसी की बात करें, यूफोर्बिएसी के अंदर आपका आंवला आ जाएगा, अरंडी आ जाएगी, रतन जोत आ जाएगा। ठीक है, ये सब किसमें, यूफोर्बिएसी में आ जाएंगे। और चौथा है पेपेवेरेसी। ठीक है, पेपेवेरेसी, इसमें अफीम आएगा। ठीक है, कौन सा प्लांट आएगा, अफीम। इस फैमिली में कौन से आएंगे, अफीम आएगा, जिसको पेपेवर सोमनीफेरम इसका बॉटनिकल नेम होता है अफीम का। ये भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जामों में। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से फूल गोभी की अगेती किस्म नहीं है। ये आपको बताना है कौन सी फूल गोभी की अगेती किस्म नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी कि तीसरा। ये आपका अगेती किस्म नहीं है, ये जो किस्म है ये पछेती किस्म है। ठीक है, कैसी किस्म है, पछेती किस्म है।
और बाकी ये वाली 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर, ये जो तीनों किस्में हैं ये अगेती किस्म हैं, ये याद रखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। पपीता का खाए जाने वाला भाग क्या कहलाता है? ठीक है, आपको बताना है पपीते का खाए जाने वाले भाग कौन सा होता है। पेरिकार्प होता है, मेजोकार्प होता है, मेजो एंडोकार्प होता है, पेरिकार्प या प्लेसेंटा होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेजोकार्प होता है, यानी कि 2 नंबर आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं पेरिकार्प के बारे में। पेरिकार्प जो खजूर का खाए जाने वाला भाग होता है उसको पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, खजूर याद रखेंगे। और मेजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है, ये जो तीसरा वाला है इसका मध्य फलभिति और अंत फलभिति खाया जाता है। जैसे इसका उदाहरण ले लेंगे केला का। ठीक है, केला हो जाएगा मेजो और एंडोकार्प का खाए जाने वाला भाग। और पेरिकार्प या प्लेसेंटा, पेरिकार्प और प्लेसेंटा ये दोनों खाया जाता है किसका? अंगूर का खाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चौथे का जो हो जाएगा ये आपका अंगूर का फ्रूट जो है वो पेरिकार्प और प्लेसेंटा दोनों इसका खाया जाता है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फलों से भरे डिब्बों को कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर संसाधित किया जाता है? ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड और 39 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना दिया हो तो फारेनहाइट में दिया है तो कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, चाहे 212 डिग्री फारेनहाइट दे दे, चाहे सेल्सियस में पूछ ले 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, आपको इसमें सूत्र भी याद रखना, कभी कभी सूत्र पूछ लेता है डिग्री सेल्सियस को सेल्सियस में चेंज करने के लिए फारेनहाइट को, तो इसका ये सूत्र होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये C है, C/5। और एक चीज़ और ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो 115 से लेके 120 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये सब्जियों के प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, ये सब्जियों के प्रोसेसिंग के लिए है, ये सब्जियों के लिए हो जाएगा। अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये डब्बों को बंद करते समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए? अगर डब्बे हम पैकिंग कर रहे हैं, डब्बे में प्रोडक्ट को डाल के पैकिंग कर रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं 39 डिग्री का। 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करेंगे? जैसे हम पैकिंग कर लिए उसके बाद ठंडा करके उसको रखेंगे। ठीक है, तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके रखा जाता है। अब बात करते हैं डिब्बाबंदी के जनक किसको कहा जाता है? तो डिब्बाबंदी का जनक जो कहा जाता है निकोलस एपर्ट को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? निकोलस एपर्ट को कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, निकोलस एपर्ट को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है खड़ा पानी या वाटर लॉगिंग कौन से फल वृक्ष को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है? ठीक है, अगर कोई किसी फसल में अगर खड़ा हुआ पानी, रुका हुआ पानी है तो कौन सी फसल के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है? तो पपीता के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, यानी कि तीसरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, एलोवेरा का पत्तियों का कौन सी औषधि तत्व पाया जाता है? ठीक है, एलोवेरा जो होती है उसकी पत्तियों में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एलोइन पाया जाता है। ठीक है, उसकी पत्तियों में कौन सा पाया जाता है? एलोवेरा कह सकते हैं, या इसको ग्वार पाठा के नाम से भी जाना जाता है, घृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एलोवेरा के और भी 2 नाम हैं जिनको याद करेंगे, जैसे ग्वार पाठा और घृत कुमारी, और एलोवेरा के नाम से जाना जाता है। तो उसकी पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? एलोइन तत्व पाया जाता है। ठीक है, मार्फिन की बात करें, मार्फिन किस में पाया जाता है? अफीम में पाया जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। अफीम में क्या पाया जाता है? मार्फिन पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है? निकोटीन जानते हैं तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। सेपोनिन किस में पाया जाता है? तो सेपोनिन सफ़ेद मूसली में पाई जाती है। ठीक है, ये सफ़ेद मूसली जो होती है उसके अंदर पाए जाते हैं सेपोनिन। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इतनी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अंगूर के फलों का भंडारण हेतु कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आर्द्रता पर
रख सकते हैं। ठीक है, एक तरफ टेम्परेचर दिया हुआ है, एक तरफ आर्द्रता यानी कि नमी दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखा जा सकता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला सही हो जाएगा। 0 से लेके 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और 80 से लेके 85% इसमें नमी होना चाहिए यानी कि आर्द्रता होना चाहिए। तब इसको हम कितने 1.5 से लेके 1.5 से लेके 2 माह तक, ठीक है, 2 माह तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। अगर बात करें 12 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 डिग्री नमी हो, प्रतिशत नमी हो, तो किस फल को रख सकते हैं? तो इसके लिए आंवला के लिए, ठीक है, आंवला के लिए सेकंड वाला हो जाएगा। तो इसको 15 दिन के लिए हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और बात करें तीसरा यानी कि 4 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं और 80 से लेकर 85% नमी रहे, तो कौन से अनार को रख सकते हैं? ठीक है, अनार को सुरक्षित रख सकते हैं 15 से लेके 20 दिन के लिए। 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। और बात करें 12 से लेके 13% टेम्परेचर और 85 से लेके 90% नमी। ठीक है, ये रखेंगे केला के लिए। ठीक है, केला इतने टेम्परेचर पर हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, ये केला के लिए हो जाएगा, ये अनार के लिए हो जाएगा और ये आंवला के लिए हो जाएगा। और यहाँ अंगूर के लिए पूछा है तो 1 नंबर वाला जो है, फर्स्ट नंबर वाला, ये आपका अंगूर के लिए हो जाएगा। तो इतनी बातें आप याद हों। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 23 नंबर कि आलू का प्रवर्धन करते हैं। ठीक है, आलू का प्रवर्धन किससे करते हैं? तो आलू का प्रवर्धन इसमें ट्यूबर से करते हैं, माइक्रो ट्यूबर से करते हैं, सत्यबीज से करते हैं, उपरोक्त सभी से। आप लोग जानते हैं ट्यूबर्स द्वारा ही किया जाता है और माइक्रो ट्यूबर्स यानी छोटे ट्यूबर्स जो होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। सत्यबीज जिसको 2 पोटैटो सीड कहा जाता है उससे भी कर सकते हैं। यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4th वाला यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। 24 पूछ रहा है कौन सा समूह सही संकेलित नहीं है। ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा एक गलत है, बाकी 3 सही है। संतरा दक्षिणी चीन, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा यानी कि संतरा का जो उत्पत्ति स्थान है ये दक्षिणी चीन माना गया, ये एकदम सही है। पपीता का जो उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको, ये भी सही है। अंगूर का जो उत्पत्ति स्थान है भारत, नहीं, ये गलत है। ठीक है, अनार का ईरान, ठीक है, ये भी सही है। अंगूर का जो उत्पत्ति स्थान होता है ये आर्मेनिया है। ठीक है, कौन सा है? आर्मेनिया। आर्मेनिया उत्पत्ति स्थान इसका माना गया है अंगूर का। ठीक है, भारत जो है आम के अंदर, केला के अंदर, नींबू, आंवला, बेर, ठीक है, इन सब चीज़ों में प्रथम स्थान पर बना हुआ है, ये भी आप ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25 को 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो है रतन जोत का वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, रतन जोत का वानस्पतिक प्रवर्धन होता है। रतन जोत का जो वानस्पतिक प्रवर्धन होता है कलम द्वारा होता है, कलिकान द्वारा होता है, ग्राफ्टिंग द्वारा या बीज द्वारा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि कलम द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। ठीक है, और जो कलम जो रहेगी वो फरवरी माह में कलम को लगाते हैं, ये याद रखेंगे, फरवरी के महीने में इसको कलम को लगाया जाता है। और जो भी कलम का हम चुनाव कर रहे हैं, जो भी टहनी का हम चुनाव करेंगे वो 1 वर्ष कैसी होनी चाहिए? 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। और 90 दिन में हमारी कलम जो होती है तैयार हो जाती है यानी कि लग जाती है, दूसरे स्थान पर हम रोपण कर सकते हैं इसको आसानी से। ठीक है, ये चीज़ें याद रखेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा सूखी हुई सफ़ेद मूसली का उत्पादन प्रति हेक्टेयर कितना होता है? आपको बताना सूखी जो सफ़ेद मूसली होती है उसका उत्पादन कितना होता है? तो उसका उत्पादन होता है 200 से लेकर 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इतना उत्पादन हो जाता है। अगर कंदीय जड़ों का पूछता, ठीक है, ये जो 1 नंबर देख रहे हैं 400 से 600 किलोग्राम, ये कंदीय जड़ें होती हैं। ठीक है, कंदीय जड़ें अगर प्राप्त करते हैं तो कंदील जड़ें जो होती हैं ये आपको 400 से लेकर 600 किलोग्राम प्राप्त हो जाती हैं। अगर 1000 से लेकर 2000 की बात करें तो ये कंदीय उत्पादन होता है। ठीक है, ये कंदीय टोटल कंदीय उत्पादन कितना होता है या उत्पादन प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 से लेकर 2000 इतना उत्पादन हो जाता है। लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाला 200 से लेकर 250 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा तेल प्रमुख रूप से अचार परिरक्षित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, अचार परिरक्षण के लिए सबसे अच्छा जो तेल कौन सा माना गया?
ठीक है। इसके लिए सरसों का तेल अचार के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है, सबसे अच्छा माना गया है। ये आप लोग जानते ही हैं, अचार जो भी बनता है सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, ना कि नारियल अरंडी नालसी के रूप में इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। इसका हो जाएगा सही आंसर सरसों का तेल। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अवलेह में पैक्टिन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, अवलेह में पैक्टिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.75%, 1%, 1.5%, 2%। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि 1%, ये आपका सही हो जाएगा। अवलेह मतलब होता है जेली, जेली के बारे में पूछ रहा है। जेली में पैक्टिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो 1% रखी जाती है। तो वो पैक्टिन की मात्रा जो होती है ये चीनी के निर्धारण पर ही पता चलता है। पैक्टिन अगर अधिक होगा तो चीनी की मात्रा अधिक पड़ेगी, पैक्टिन कम होगा तो चीनी की मात्रा कम डाली जाती है। तो इसका पैक्टिन का परीक्षण जो हम करते हैं जेल मीटर द्वारा ही करते हैं। ठीक है, उस पैक्टिन का परीक्षण करने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जेल मीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है शरबत में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ TSS की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, इसको कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कह लीजिए चाहे TSS कह लीजिए। तो इसमें शरबत के अंदर कितना होता है TSS? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा यानी कि 65% इसमें रखा जाता है। सी वाला हमारा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो है 25% जो है ये केचप के लिए रखते हैं। ठीक है, केचप के लिए ये रखते हैं। और 40% की बात करें तो 40% किस में रखते हैं? पानक में रखते हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और 70% की बात करें, 70% जो चीनी की मात्रा रखेंगे ये रखेंगे मुरब्बा में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। मुरब्बा में कितना चीनी की मात्रा रखेंगे? TSS 70% और इसमें केचप में 25% और पानक में 40% और शरबत में कितना रखते हैं? 65%। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कह रहा है आंवले का कुल का पौधा है। आंवला को बताना कौन से फैमिली का पौधा है? एनाकार्डियेसी, रूटेसी, रोजेसी या U4BAC। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा U4BAC, ये आंवला का आपका फैमिली हो जाएगा। बात करते हैं एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी में दो ही चीज़ आते हैं, कौन कौन से आप लोग जानते हैं? एक तो हो गया आम भैया, दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? काजू। ठीक है, आम और काजू कौन से फैमिली के हैं? यानी कि एनाकार्डियेसी के हैं। रूटेसी की बात करें, रूटेसी में कौन कौन से आएंगे? नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं। ठीक है, नींबू वर्गीय जितने भी फल आएंगे वो आपके रूटेसी में हो जाएंगे। नींबू के अलावा एक बेल भी आएगा, ये भी आपका फैमिली हो जाएगी रूटेसी। और रोजेसी के बारे में आप लोग जानते हैं, रोजेसी में कौन सा है? गुलाब। गुलाब की फैमिली क्या है? गुलाब की फैमिली हो जाएगी रोजेसी। ठीक है, ये सब बातें याद कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है वर्षा का बहुत कम या नहीं होना कहलाता है। ठीक है, वर्षा यदि यानी कि बहुत कम हो रही है या एकदम ना के बराबर हो रही तो वह हमारा क्या चीज़ कहलाता है? तो वह अनावृष्टि कहलाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। ठीक है, उस चीज़ को क्या कहते हैं? अनावृष्टि कहा जाता है। अतिवृष्टि किसको कहते हैं? अतिवृष्टि मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होना। ठीक है, उसको अतिवृष्टि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, बैगन में विषैला तत्व पाया जाता है। ठीक है, बैगन के अंदर जो विषैला तत्व पाया जाता है वो किसके कारण पाया जाता है? एंथोसाइनिन के कारण, सोलासोडिन के कारण या सोलेनिन के कारण या सेपोनिन के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 वाला यानी कि सोडिन के कारण। सोडिन के कारण क्या होता है? बैगन में विषैला तत्व पाया जाता है। एंथोसाइनिन के कारण क्या होता है भैया? एंथोसाइनिन के कारण बैगन का बैगनी कलर होता है। ठीक है, बैगन का बैगनी रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। सोलेनिन के कारण क्या होता है? आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। सेपोनिन के कारण क्या होता है? ठीक है, सेपोनिन किस में पाया जाता है? सफ़ेद मूसली में सेपोनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, पंत प्रभात किसकी उन्नतशील किस्म है? ठीक है, ये हो जाएगा आम का, अनार का, अमरूद का, आंवला का। इसमें से बताना है पंत प्रभात किसकी उन्नतशील किस्म है। ठीक है, ये जो उन्नतशील किस्म है यानी कि अमरूद की है, यानी सी वाला यानी 3 नंबर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का।
आम की अंबिका किस्म किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। ठीक है, आपको बताना है आम की जो अंबिका किस्म है किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सही, यानी कि आम्रपाली और जनार्दन पसंद के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। और चिन्ह, स्वर्ण रेखा और नीलम, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके कौन सी किस्म निकाली गई है, तो निकाली गई PKM1, PKM1, ठीक है, ये किस्म निकाली गई है चिन्ह, स्वर्ण रेखा और नीलम के बीच में क्रॉस करके। नीलम और अल्फांसो के बीच में क्रॉस करके कौन सी निकाली गई है, तो रत्ना, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछता है रत्ना किसके बीच में क्रॉस करके निकाली गई है, नीलम और अल्फांसो के बीच में क्रॉस करके निकाले। अल्फांसो और बगनपल्ली की बात कर लेते हैं। अल्फांसो और बगनपल्ली की बात करेंगे तो अर्का पुनीत निकाली गई, ठीक है, अर्का पुनीत निकाली गई है, अर्का पुनीत, ठीक है, ये किस्म जो है अल्फांसो और बगनपल्ली के बीच में क्रॉस करके निकाली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है, तो ये जो स्थित है यानी कि श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है, श्रीनगर में स्थित है। लखनऊ में क्या स्थित है, लखनऊ के अंदर CISH यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर स्थित है। मैसूर में क्या स्थित है, मैसूर के अंदर CFTRI, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये मैसूर के अंदर स्थित है। और बीकानेर के अंदर क्या स्थित है, बीकानेर के अंदर CIAH, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। ये याद रखेंगे चारों इंस्टीट्यूट के बारे में। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से गाजर की उन्नतशील किस्म बताना है, ठीक है। गाजर की उन्नतशील किस्म कौन सी है, पूसा केसर है, पूसा क्रांति है, पूसा रूबी है, पूसा चेतकी है, ठीक है, इसमें से बताना है आपको कौन सी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूसा केसर, ठीक है, ये गाजर की उन्नतशील किस्म है। अब बात करें टमाटर की, टमाटर की जो पूसा रूबी किसकी है, ये टमाटर की है, ठीक है, ये टमाटर की याद रखेंगे। और पूसा क्रांति किसकी है, पूसा क्रांति बैगन की है, ये भी आप याद रखेंगे। पूसा क्रांति किसकी है, बैगन की हो जाएगी। अब पूसा चेतकी, ठीक है, ये चेतकी पूछा है इसलिए मूली में है, मूली की किस्म है। अगर यही केतकी पूछता, केतकी किसकी हो जाती है, पूसा केतकी, तो फूल गोभी की हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर देते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि तुरई की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं, ठीक है, तुरई एक सब्जी है, इसकी बीज दर बताना है कितनी रखते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 से लेके 5 किलोग्राम इसकी बीज दर रखा जाता है तुरई की। और यही बीज दर आपकी हो जाएगी लौकी की भी, ठीक है, लौकी की भी बीज 4 से लेके 5 किलोग्राम। कद्दू का भी यही रहेगा, ठीक है, कद्दू का भी हो जाएगा। और तरबूज का भी, ठीक है, तरबूज का, यानी कि इन सब चीज़ों का कितना हो जाएगा 4 से लेके 5 किलोग्राम। किसका, तुरई, लौकी, कद्दू और तरबूज का 4 से 5 किलोग्राम बीज दर लगेगा। अब बात करते हैं कि 1 से लेके 1.5 किलोग्राम किसका बीज लगेगा। 1 से लेके 2 किलोग्राम ये बीज दर लगेगा खरबूज का, ठीक है, खरबूज का बीज दर हो जाएगा 1 से लेके 2 किलोग्राम, ठीक है। ककड़ी का कितना लगेगा, ककड़ी का ये हो जाएगा ककड़ी का आपका, ठीक है, 2 किलोग्राम ककड़ी का हो जाएगा। 2 से लेके 2.5 किलोग्राम ये आपका हो जाएगा खीरे का, ठीक है, ये सब आप बातें याद रखेंगे। ये 1.5 से 2 किलोग्राम खरबूज का हो गया, 2 किलोग्राम ककड़ी का हो गया, 2 से 2.5 किलोग्राम खीरे का हो गया, 4 से 5 किलोग्राम आपका तुरई, लौकी, कद्दू और तरबूज का हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। निम्नलिखित में से मिनिएचर गुलाब की उन्नतशील किस्म नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इसका लॉलीपॉप है, अंजलि है, नटखट है या गोल्ड स्टार है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंजलि। अंजलि यानी कि ये किस प्रकार की है, पोलियंथा, पोलियंथा, ठीक है, पोलियंथा, एंथा प्रजाति की गुलाब की जो है उस ये किस्म है। और बाकी लॉलीपॉप हो गया, नटखट हो गया, गोल्ड स्टार, ये सब मिनिएचर गुलाब की किस्में हैं। और अंजलि एक और किस चीज़ की किस्म यहाँ पे याद रखेंगे, यानी कि काबुली जो चना होता है, वाइट चना जो होता है, उसकी भी किस्म एक है अंजलि, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। बैगन की प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु कितने वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है? ठीक है, 100 से 125 वर्ग मीटर, 125 से लेकर 150 वर्ग मीटर, 150 से लेकर 200 वर्ग मीटर, 200 से लेकर 250 वर्ग मीटर। इन चारों में से बताना है कौन सा आंसर आपका सही है। यानी इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा 125 से लेके 150 वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर लगाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं 100 से लेके 125 वर्ग मीटर। ये किसके लिए हो जाएगा? ये टमाटर के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, टमाटर। ठीक है, टमाटर के लिए हो जाएगा। और 150 से 200 वर्ग मीटर किसके लिए हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मिर्च के लिए। ठीक है, मिर्च के लिए, मिर्च के लिए पौधशाला जो तैयार करेंगे वो 150 से लेकर 200 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। बात करें 200 से लेकर 250, ये फूल गोभी के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा फूल गोभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स कहाँ स्थित है? ठीक है, बूंदी में है, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बस्सी में। इस चारों में से बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर में स्थित है। बूंदी में क्या है? बूंदी में सब्जी अनुसंधान केंद्र राजस्थान का जो है बूंदी में है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और झालावाड़ जानते हैं संतरे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में जो झालावाड़ जो क्षेत्र है या राजस्थान का जो संतरा अनुसंधान केंद्र है वो झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, बस्सी के अंदर क्या है? अनार और ड्रैगन फ्रूट जो है वहाँ का अनुसंधान, राजस्थान का अनुसंधान केंद्र बस्सी यानी कि राजस्थान के अंदर स्थित है। ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब की गई? ठीक है, 2005, 2007, 2015, 2016। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। बात करते हैं 2007 की। 2007 में जो योजनाएं लॉन्च की गई थी उसका नाम है RKVY। ठीक है, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, नेशनल फूड और ये सिक्योरिटी मिशन। ठीक है, दो योजनाएं आप में यहाँ पर 2007 में लॉन्च की गई थी। NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, और ये हो गया एक, ये हो गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, ये दोनों योजनाएं 2007 में लॉन्च की गई। बात करते हैं 2015 की। ठीक है, 2015 में जो लॉन्च की गई थी SHCCS। ठीक है, सॉयल टेस्ट कार्ड स्कीम। ठीक है, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये कब लॉन्च की गई थी? 2015 में। यानी कि तारीख भी आप याद रखेंगे 19 फरवरी। ठीक है, 19 फरवरी 2015 को सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। बात करते हैं 2016 की। 2016 में आपका जो लॉन्च किया गया था PMFBY यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि 18 फरवरी को याद रखेंगे, 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात कर लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सही वाराणसी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है, वाराणसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 मोरी कल्चर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मोरी कल्चर का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शहतूत की खेती में, यानी कि इसको सेरीकल्चर भी बोला जाता है, शहतूत की खेती। ठीक है, इसमें मोरी कल्चर का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? इसको सेरीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, इसको सेरीकल्चर, ये आप याद रखेंगे, सेरीकल्चर किसको कहते हैं? ये आपको रेशम कीट के। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खी के पालन को एपी कल्चर कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। और लाख कीट पालन को क्या कहा जाता है? लेक कल्चर कहा जाता है। ठीक है, लेक कल्चर कहा जाता है। ठीक है, ये सब तीनों बातें, चारों बातें जो भी है याद रखेंगे। मोरी कल्चर का अध्ययन किसमें करते हैं? शहतूत की खेती के अंदर अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक है, विटामिन ए, B1, B12, विटामिन ई। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका 44 का, यानी कि विटामिन B12, ये हो जाएगा। इसकी कमी के कारण क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग से संबंधित क्रांति है, ठीक है। इसमें से कौन सी क्रांति है जो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित रखती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि भूरी क्रांति। ये आपकी खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग से संबंधित क्रांति है। गुलाबी क्रांति की बात करें, गुलाबी क्रांति किसको कहते हैं? प्याज और झींगा से संबंधित जो भी रहेगा वो गुलाबी क्रांति से संबंधित आ जाएगा। धूसर क्रांति की बात करें, धूसर क्रांति यानी कि ग्रे क्रांति कह सकते हैं या उर्वरक क्रांति जो होती है आपकी, ये धूसर क्रांति का। सुनहरी क्रांति की बात करें, सुनहरी क्रांति बागवानी से या फल उत्पादन से जो क्रांति होती है उसको क्या कहा जाता है? सुनहरी क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, या कंधारी किस्म किसकी उन्नत किस्म है, ठीक है। कंधारी किसकी उन्नतशील किस्म है? आपको बताना, आम का, अमरूद का, अनार का या बेल का, ठीक है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? यानी कि अनार की कंधारी किस्म जो होती है किसकी किस्म है? अनार की, ये उन्नतशील प्रजाति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। उकठा यानी कि विल्ट किसके द्वारा होता है, ठीक है। विल्ट जो होता है फसलों में किसके द्वारा होता है? या फफूंद द्वारा होता है, बैक्टीरियल द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं होता है, ठीक है। ये जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि फंगस के द्वारा होता है। ये वाला एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी कभी पूछ लेता है ये किसके द्वारा होता है, फंगस द्वारा हो गया तो ये। और एक चीज़ और, किस फंगस के कारण होता है, तो ये होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा होता है, ठीक है। विल्ट किसके द्वारा होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम द्वारा, फंगस के द्वारा या कवक के द्वारा होता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। अमरूद किसका स्रोत है, ठीक है। अमरूद में यानी कि कौन सा स्रोत अच्छा पाया जाता है? विटामिन ए है, बी है, सी है और ई है, ठीक है। अमरूद के अंदर जो विटामिन पाई जाती है यानी कि विटामिन सी के रूप में पाई जाती है। इसके अंदर विटामिन सी अधिक मात्रा पाया जाता है यानी कि 299, ठीक है, mg मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में से, ठीक है। 100 ग्राम में से 299 मिलीग्राम इसमें विटामिन सी पाई जाती है अमरूद के अंदर। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आम के अंदर पाया जाता है, ठीक है। कितना पाया जाता है? 4800 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 49, निम्नलिखित में से कौन सी बेर की उन्नतशील किस्म नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, आप याद रखेंगे कि मतलब नहीं पूछ रहा है या हाँ पूछ रहा है, ठीक है। इनमें से कौन सी बेर की उन्नतशील किस्म नहीं है? उमरान, गोला, मुंडिया, कृष्णा, ठीक है। ये आपकी यानी कि उमरान भी हो जाएगी, गोला भी हो जाएगी, मुंडिया भी हो जाएगी। ये तीनों जो किस्में हैं ये यानी कि बेर की हैं। और ये जो आपकी कृष्णा है ये आपकी जो किस्म हो जाएगी ये आंवले की किस्म है, ठीक है। किसकी है? आंवले की किस्म है, यानी कि आपका ये जो आंसर हो जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंवले की किस्म है, बाकी ये तीनों आपकी बेर की किस्म हो जाएंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। कैंकर किस फल का मुख्य बीमारी है, ठीक है। कैंकर किस फसल का मुख्य बीमारी है? आम का है, केला का है, पपीता का है, नींबू का। इसमें चारों में से बताना है। जो आंसर आपका हो जाएगा यानी कि नींबू वर्गीय फलों का ये प्रमुख बीमारी है कैंकर जो होती है, ठीक है। ये एक प्रकार की जीवाणु द्वारा होती है यानी कि बैक्टीरियल द्वारा होती है। तो ये जो बैक्टीरिया का नाम कभी कभी पूछ लेता है तो ज़ैंथोमोनास सेट्रियाई द्वारा ये कैंकर रोग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन करते हैं, ठीक है। खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? कलम द्वारा, कलिकान द्वारा, लेयरिंग द्वारा, ऑफशूट्स द्वारा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑफशूट द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? ऑफशूट्स द्वारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के। मिर्च में तीखापन किसके कारण आता है, ठीक है। मिर्च में जो तीखापन है किसके कारण होता है? ये कैप्सेसिन के कारण होता है, ठीक है। अगर लाल रंग पूछता तो लाल रंग किसके कारण हो जाता? कैप्सेथीन के कारण हो जाता। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण क्या होता है, ठीक है। ये इतना जानते हो। प्याज का तीखापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। लाइकोपीन के कारण क्या होता है? टमाटर का लाल रंग होता है। या पपीता का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। निम्नलिखित में से सही सुमकेलित है? सही सुमकेलित इसमें से एक है, 3 गलत है, ठीक है। ये आपका सही हो जाएगा। टमाटर का पंजाब छुआड़ा जो किस्म है ये टमाटर की हो जाएगी। ये भी गलत है। अनार का पूसा रूबी नहीं है, ये आपकी
ये हो जाएगी आपकी किसकी, ये टमाटर की हो जाएगी, ठीक है, ये टमाटर की किस्म है। और मृदुला किसकी है, मृदुला जानते हैं अनार की है, ठीक है, अनार की उन्नतशील किस्म है मृदुला। और पूसा अर्ली ड्वार्फ किसकी है, पूसा अर्ली ड्वार्फ ये हो जाएगी पपीते की, ठीक है, पपीता की किस्म हो जाएगी पूसा अर्ली ड्वार्फ। यहाँ पे पूछा है पूसा अर्ली ड्वार्फ, ठीक है, पूसा अर्ली ड्वार्फ जो होती है ये आपकी हो जाएगी टमाटर की, ठीक है, टमाटर। अगर यही पूछ लेता पूसा ड्वार्फ, खाली पूसा ड्वार्फ पूछता तो आपकी हो जाती किसकी, पपीता की हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है, ठीक है, गाजर की जो एशियाई किस्में होती हैं उसके अंदर अधिकतर क्या पाया जाता है आपको बताना है। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट अधिक पाया जाता है, ठीक है, एशियाई जो किस्में होती हैं एंथोसाइनिन पिगमेंट अधिक पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, रजनीगंधा का कुल होता है, ठीक है, रजनीगंधे का कुल बताना है। फैमिली रजनीगंधे की कौन सी होती है, कंपोजिटी होती है, एलिएसी होती है, एरिडेसी होती है, रोजेसी, ठीक है। इसकी जो फैमिली हो जाएगी एलिएसी हो जाएगी, यानी कि दूसरा वाला एकदम सही आंसर है। कंपोजिटी की बात करें, कंपोजिटी में आ जाएगा गेंदा आ जाएगा, ठीक है, गेंदा आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, गुलदाउदी, 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 और आ जाएगी आपकी जरबेरा, ठीक है, जरबेरा। ये तीन पुष्प जो आ जाएंगे, जरबेरा और गुलदाउदी और गेंदा, ये आपके आ जाएंगे कंपोजिटी में। और इरिडेसी की बात करें, इरिडेसी में कौन सा है, ग्लेडियोलस, ठीक है, ग्लेडियोलस, ये आपकी आ जाएगी। इसकी फैमिली किसकी है, एरिडेसी, ये ग्लेडियोलस की फैमिली। रोजेसी के बारे में जानते हैं, रोजेसी किसका है, फैमिली है गुलाब की, ठीक है, गुलाब की फैमिली क्या है, रोजेसी। क्वेश्चन नंबर 56, अश्वगंधा पौधे का कौन सा भाग औषधि बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आपको बताना अश्वगंधा जो पौधा है मेडिसिनियल प्लांट है, ये कौन सा इसका भाग इसमें प्रयोग करते हैं, औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका जो पत्ती है, फूल है, बीज है, जड़ है, इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ वाला चौथा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अश्वगंधा का। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, भारत में लगभग कितने प्रतिशत फल एवं सब्जियां तुड़ाई के पश्चात बिना उपयोग किए ही खराब हो जाते हैं, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2%, 25 से 30%, 70 से 80%, 10 से 15%। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 25 से लेके 30%, ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि 25 से 30% भारत के अंदर ऐसे फल और सब्जियां हैं जो तुड़ाई के पश्चात खराब हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि भंडारण क्षमता यहाँ पर बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की कोंकण क्षेत्र के लिए आम के प्रवर्धन की प्रचलित विधि है, ठीक है, महाराष्ट्र के जो कोंकण क्षेत्र है आम के प्रवर्धन की सबसे प्रचलित विधि वहाँ पर कौन सी है, विनियर ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 वाला सही हो जाएगा, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र है, ये सबसे अच्छी प्रचलित विधि वहाँ पर मानी गई है। और सबसे अधिक जो प्रयोग में लाई जाती विधि है आम के लिए, अगर भारत की बात करें तो विनियर ग्राफ्टिंग सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कह रहा है, केले के पौधों का प्रसारण की आधुनिक विधि कौन सी है, ठीक है, आंतरभूस्थारी, प्रकंद द्वारा उत्तक प्रवर्धन, उत्तक संवर्धन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, आधुनिक पूछ रहा है। तो आधुनिक जो है केले के प्रवर्धन की सबसे अच्छी विधि जो है उत्तक संवर्धन, यानी कि तीसरा वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर लेते हैं। 61 नंबर कह रहा है, अमरूद का खाए जाने वाला भाग कौन सा है, ठीक है, अमरूद का कौन सा भाग हम खाने के रूप में प्रयोग में लेते हैं, पेरिकार्प, मध्य फलभीति, पुष्पासन, फलभीति और प्लेसेंटा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुष्पासन और फलभीति, यानी कि खाए जाने वाला भाग अमरूद का जो होता है पुष्पासन और फलभीति होती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, रतन जोत के बीजों में तेल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, ठीक है, रतन जोत के बीजों में तेल की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, आपको बताना कितनी मात्रा पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 38.4% ये पाई जाती है तेल की मात्रा। अगर प्रोटीन की पूछता तो ये 18.4% आपका हो जाता है
प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा हो जाती है। अगर पूछता कार्बोहाइड्रेट की 17.3% इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर रेशा पूछता तो 15.5% आपका इसमें रेशा पाया जाता है। ये चारों पांचों पॉइंट आप याद कर लेंगे बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 63, इसबगोल का कौन सा भाग रेचक हेतु काम में लिया जाता है, ठीक है, बीज, जड़, पत्तियां, सूख या भूसी, ठीक है। तो इसबगोल का कौन सा भाग जो रेचक यानी कि दस्तावर के रूप में प्रयोग में लेते हैं या मेडिसिनल के रूप में प्रयोग में लेते हैं, तो भूसी जो होती है इसबगोल की सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर लें, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक किस तापमान पर सर्वाधिक बनता है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से लेकर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। इस पर सबसे ज़्यादा लाइकोपीन का निर्माण होता है। जैसे ही 28-29 पर टेम्परेचर जाता है तो लाइकोपीन का निर्माण धीरे धीरे बंद हो जाता है, या 37-38 पर जाते हुए एकदम ही बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा, फूल गोभी के पौधों के पूर्ण विकसित न होने के कारण फूल यानी कि कड़ छोटे रह जाते हैं। इस दैहिक क्रियात्मक व्याधि को कहते हैं, इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्या कहते हैं। अगर फूल गोभी है तो उसका फूल गोभी यानी कि कड़ का निर्माण नहीं हो पाता है, यानी कि एकदम छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्या कहा जाता है, तो ऐसे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्या कहते हैं, बटनिंग कहा जाता है, ठीक है, बटनिंग कहते हैं। तो ये किसके कारण हो जाता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी के कारण क्या हो जाता है, बटनिंग हो जाता है, जिसमें कड़ का निर्माण नहीं हो पाता है। अब ब्राउनिंग की बात कर लेते हैं। तो ब्राउनिंग जो होता है ये बोरान तत्व की कमी के कारण होता है, ठीक है, बोरान तत्व की कमी के कारण कौन सा हो जाता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फूलगोभी में, तो ये हो जाएगा ब्राउनिंग हो जाएगा। वीव टेल की बात कर लेते हैं। तो वीव टेल जो होता है ये एमओ की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है, मॉलिब्डेनम की कमी के कारण होता है वीव टेल हो जाता है, ठीक है। ये सब बातें आप याद रखेंगे एकदम। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। गृह स्तर पर सबसे सस्ती फल एवं सब्जी का संरक्षण की विधि बताना है, ठीक है। डिब्बाबंदी या फ्रीजिंग है, जेली बनाना या धूप में सुखाना, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा धूप में सुखाना, ठीक है, ये सबसे अच्छी विधि मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा, पपेन के परिरक्षित करने हेतु रासायनिक परीक्षण काम में लेते हैं, ठीक है, पपेन को परिरक्षित करने हेतु रासायनिक परीक्षण काम में लेते हैं। किस रासायनिक परीक्षण का काम में लेते हैं, तो इसका हो जाएगा सही आंसर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछ ले कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं, तो 350 ppm काम में लिया जाता है, ठीक है, कितनी मात्रा, 350 ppm काम में लेते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है, निम्नलिखित में से अमरूद की किस्म नहीं है। इसमें से बताना है अमरूद की कौन सी किस्म नहीं है। ललित है, अर्का अमूल्य है, अर्का रश्मि है, अर्का अनमोल है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अर्का अनमोल, ये एकदम आंसर सही है। यानी कि 1, 2, 3 ये तीनों जो है ये अमरूद की किस्म है, और ये जो है अर्का अनमोल ये आम की किस्म है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये जो है ललित जो है ये लखनऊ द्वारा विकसित की गई है, लाल रंग के गूदे वाली किस्म है। और बाकी जितनी 2 नंबर और ये अर्का अमूल्य, अर्का रश्मि, ये IIHR द्वारा हसरघट्टा बेंगलोर में जो है यहाँ से निकाली गई किस्म है। क्वेश्चन नंबर 70, फॉर्किंग किस सब्जी से संबंधित है, ठीक है। जैसे आपका फॉर्किंग बताना है कौन सी सब्जी से संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि गाजर के अंदर, गाजर में फॉर्किंग पाया जाता है। जैसे एक गाजर आप लगाए हैं उसके 2 टांगें विकसित हो जाती हैं, या गाजर फट जाती है, 2 अलग अलग पार्टों में बढ़ जाती है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, फॉर्किंग कहा जाता है, ठीक है। और ये फूल गोभी में क्या कहते हैं, ब्लांचिंग, ब्लांचिंग की क्रिया कहते हैं। फूल गोभी जैसे खेत में लगी हुई है तो उसकी पत्तियों को फूल के ऊपर ढक देना, वो हमारा कौन सी क्रिया कहलाती है, ब्लांचिंग क्रिया कहलाती है। एक ब्लांचिंग और होती है, सब्जियों को गुनगुने पानी या हल्के गर्म पानी में धोना, वो भी आपका ब्लांचिंग क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 71, गेंदा का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। मैक्सिको है, चीन है, अफ्रीका है, भारत है, ठीक है। इसका जो गेंदे का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, ये हो जाएगा मैक्सिको।
अगर बात करें गुलदाउदी का, गुलदाउदी का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, ये चीन में है। ठीक है, ये गुलदाउदी का उत्पत्ति स्थान चीन हो जाएगा। अफ्रीका की बात करें तो ग्लेडियोलस और सफ़ेद मूसली, ठीक है, ग्लेडियोलस और सफ़ेद मूसली का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। अब भारत की बात करते हैं, भारत का उत्पत्ति स्थान किसका, गुलाब। ठीक है, फूलों में गुलाब का उत्पत्ति स्थान भारत है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, पलवार यानी कि मल्चिंग से बचाव होता है। ठीक है, रोगों का, कीटों का, नमी का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नमी से, यानी कि तीसरा वाला सही हो जाएगा। पलवार यानी कि घास फूस जो भी रहेगा उसको हम जहाँ पे लगाए हैं, सब्जियां या पौधे लगाए हैं, उसको ढकना वो नमी को बचाता है, नमी को उड़ने से बचाता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं पलवार की क्रिया करते हैं खेतों में। क्वेश्चन नंबर 73, सीधे खेत में बुआई है तो गेंदे की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आंसर 2.5 से लेके 3 किलोग्राम, यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए बीज दर गेंदे के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, अनार के आंबे बहार के फल कब पकते हैं। ठीक है, आपको बताना है अनार के जो 3 बहारें होते हैं, आंबे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, ये सब बहार, और इसमें से पूछा है आंबे बहार। ठीक है, आंबे बहार के फल कब पकते हैं, तो इसके जो फल पकते हैं जून जुलाई से लेके अगस्त तक पकते हैं, यानी कि ए वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिमोनिन नामक एल्कोलाइड्स पाया जाता है। ठीक है, लिमोनिन नामक एल्कोलाइड्स किस में पाया जाता है, बेल में, नींबू वर्गीय फल में, आम में, आंवला में। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि नींबू वर्गीय फलों के अंदर लिमोनिन नामक एल्कोलाइड्स पाया जाता है। और ये जो होता है बेल के अंदर कौन सा पाया जाता है, मेमोर्मोसिन पाया जाता है। ठीक है, मेमोर्मोसिन किसके अंदर पाया जाता है, बेल के अंदर पाया जाता है। और टेनिन किसके अंदर पाया जाता है, आंवला के अंदर क्या पाया जाता है, आंवला के अंदर जो कसेलापन किसके कारण होता है, टैनिन के कारण। ठीक है, आंवला में कसेलापन किसके कारण, टैनिन के कारण होता है। आम में जानते हैं विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और मैलिक अम्ल जो होता है ये सेब के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, संकर टमाटर की बीज दर प्रति हेक्टेयर रखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 से लेके 200 ग्राम। इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। आंवला में युग्मक की सुषुप्तावस्था समाप्त होती है। ठीक है, युग्मक की सुषुप्तावस्था यानी कि आंवले के अंदर सुषुप्ता यानी कि फ्लावरिंग कब लगते हैं, फ्लावरिंग के बाद जो फ्लावर होते हैं डॉर्मेंसी स्टेज में चले जाते हैं, समाप्त हो जाती है, तो वो कौन से महीने में इनकी समाप्त होती है, तो उसको आपको बताना है। तो ये हो जाएगा जुलाई से लेके अगस्त, यानी कि सेकेंड वाला एकदम आंसर सही हो जाएगा। यानी पुष्पन जो होते हैं, पुष्पन कब लगते हैं, ये पुष्पन मार्च अप्रैल में लगेंगे। ठीक है, पुष्पन की क्रिया कब होगी, मार्च अप्रैल में लगते हैं। और परिपक्व कब होते हैं, ये आपके नवंबर से दिसंबर तक परिपक्व होते हैं। ठीक है, ये इस समय आंवला जो होते हैं परिपक्व होते हैं। और मई जून में क्या होते हैं, मई जून में आंवला के लिए, आंवला के जो प्लांट्स को लगाते हैं उसके लिए गड्ढे खोदते हैं। ठीक है, गड्ढे खोदे जाते हैं मई जून में रोपण के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, लहसुन यानी कि एलियम सेटाइवम में तीखापन किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये जो तीखापन होता है ये डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, यानी कि दूसरा वाला एकदम सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। अमरूद की बीज रहित किस्म नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी किस्म है जो बीज रहित नहीं है। बाकी 3 इसमें बीज रहित होंगी और 1 बीज वाली किस्म है। ठीक है, ट्रिप्लॉइड अमरूद, नागपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस, यानी कि ये जो तीनों किस्में हैं ये आपकी हो जाएंगी बीज रहित। ठीक है, और ये पियर शेयर, ठीक है, ये पियर शेयर जो है, ये जो पियर शेयर है ये बीज रहित किस्म नहीं है। ठीक है, बाकी आपकी ये हो जाएंगे ट्रिप्लॉइड अमरूद, नागपुर सीडलेस और सहारनपुर सीडलेस। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे पियर शेयर, ये बीज रहित किस्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 80 का।
टमाटर की चिटकन की समस्या रोकने के लिए कितने प्रतिशत बोरेक्स का छिड़काव करते हैं। यानी कि टमाटर के अंदर देखते हैं फ्रूट क्रैकिंग हो जाता है, फ्रूट फट जाते हैं या चिटक जाते हैं, तो उसकी समस्या को रोकने के लिए बोरेक्स का कितना प्रतिशत का छिड़काव करते हैं। ठीक है, तो 0.3% की दर से हम छिड़काव करते हैं इसको रोकने के लिए, यानी कि कह सकते हैं 3 ग्राम भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 ग्राम प्रति लीटर पानी, ठीक है, प्रति लीटर पानी की दर से आप छिड़काव करेंगे। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। पानक में कुल घुलनशीलता ठोस पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक है, इसमें बताना है पानक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है, कितनी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 40%, यानी कि तीसरा वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। पपीता की जड़ों में मूल ग्रंथीय सूत्र कृमि नियंत्रण हेतु काम में लेते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ काम में लेते हैं सूत्र कृमि यानी कि नोमेटोड्स के लिए, तो डाइमेथ्योट लेते हैं, मेलाथियान लेते हैं, या कार्बोसल्फ्यूरॉन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से बताना है कौन सा जो रसायन है काम में लेते हैं निमेटोड्स के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कार्बोसल्फ्यूरॉन लेते हैं, यानी कि 3 वाला सही हो जाएगा, कार्बोसल्फ्यूरॉन। ठीक है, इसको प्रयोग में लेते हैं सूत्र कृमि नियंत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर 83, बैर में फूल आने की समय कौन सा है। ठीक है, बैर में फूल आने का समय कौन सा है, या कौन से महीने में फूल आते हैं बैर के अंदर। तो सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने में इसमें जो बैर जो होते हैं इसके अंदर फ्लावरिंग आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। गेंदा का उत्पत्ति स्थान बताना है, कहाँ पर है। ठीक है, गेंदे का उत्पत्ति स्थान अभी बताए थे कि इसका उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 क्वेश्चन नंबर कह रहा है फलोत्पादन यानी कि फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाली क्रांति कौन सी है। ठीक है, फलोत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति लाई गई, तो इसके लिए है सुनहरी क्रांति की, गोल्डन रिवोल्यूशन इसमें काम में लेते हैं। सुनहरी क्रांति काम में लाई फलोत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सुनहरी क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति यानी कि खाद्यान्नों से संबंधित हरित क्रांति है। गोल क्रांति यानी कि आलू से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति यानी कि सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने वाली क्रांति इंद्रधनुष क्रांति कहलाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। नागपुरी संतरे के परिपक्व फलों को गिरने से बचाने के लिए 2,4-D का छिड़काव किया जाता है, कितनी मात्रा में आपको बताना। 20 ppm, 200 ppm, 500 ppm, 50 ppm। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 2,4-D एक खरपतवार नाशी भी है और हार्मोन्स का भी काम करता है, और इसमें हार्मोन्स का प्रयोग करने के लिए इसमें बताया जा रहा है कि फलों को गिरने से या फूलों को गिरने से रोकने के लिए हम 2,4-D का छिड़काव करते हैं। कितनी दर मात्रा लेना है आपको, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि 20 ppm। 20 ppm से अगर हम कम प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा हार्मोन्स कहलाएगा। अगर 20 ppm से अधिक हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा शाकनाशी यानी कि खरपतवार नाशी कहलाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 87, करेले का उन्नतशील किस्म बताना है। करेला उन्नत किस्म किसकी है, करेले की है, मिर्च का है, अमरूद का है, अनार का। ठीक है, करेला उन्नतशील किस्म किसकी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो किस्म है ये आपकी अमरूद की है। ठीक है, ना कि आपकी करेले की है, ये अमरूद की उन्नतशील किस्म है करेला। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 88, चीन उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले पौधे जिनसेंग, जिसको पेनेक्स का विकल्प कहा जा सकता है या पेनेक्स कह सकते हैं, किस औषधि पादप को माना गया है। ठीक है, वहाँ के लोग जिनसेंग या पेनेक्स जो है किस औषधि को कहा जाता है, तो सफ़ेद मूसली को कहा जाता है ये, यानी कि सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, मानव द्वारा परागकण की क्रिया किस फल वृक्ष में काम में लेते हैं। ठीक है, मानव द्वारा परागकण करने की क्रिया किस फल वृक्ष में काम में लेते हैं, तो आपको बताना पपीता हो गया, आंवला हो गया, खजूर हो गया या आम हो गया। तो ये जो क्रिया है ये खजूर के अंदर प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, खजूर के अंदर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, पूसा नारंगी उन्नत किस्म है। ठीक है, पूसा नारंगी उन्नत किस्म है, किसका बताना है। टेजेक्टस एरेक्टा का, टेजेक्टस पुटुला का, रोजा इंडिका का, क्राइसेंथेमम स्पीसीज का।
ठीक है। तो इसमें से जो सही हो जाएगा आपका ये वाला, यानी कि पूसा नारंगी एक गेंदे की किस्म है, ठीक है। उस गेंदे के जो बॉटनिकल नेम है ट्रेजेक्टस एरेक्टा, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसका उत्पत्ति स्थान जो होता है ये अफ्रीका या मेक्सिको कह सकते हैं, अफ्रीका कह सकते हैं। और ये जो होता है ट्रेजेक्टस एरेक्टा जो है अफ्रीकी गेंदा है, ठीक है। कैसा गेंदा? अफ्रीकी गेंदा है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जड़ वाली सब्जी नहीं है, इसमें से बताना कौन सी ऐसी सब्जी नहीं है जो जड़ वाली नहीं है। मूली, शकरकंद और सलजम और चुकंदर, ठीक है। और इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा शकरकंद ये आपकी सब्जी नहीं होती है, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा शकरकंद। बाकी मूली है, सलजम है और चुकंदर, ये सब जड़ वाली सब्जी कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की बात, फल वृक्ष लगाने हैं तो भूमि में कितनी गहराई तक कठोर परत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि 6 से 7 फीट के इससे ज़्यादा गहराई तक कोई भी कठोर परत नहीं होनी चाहिए। और 2 मीटर की दर पर ही पौधे को अधिकतर लगाया जाता है, ठीक है। 2 मीटर की गहराई तक ही पौधे को लगाते हैं या गड्ढा की खुदाई करते हैं। तो 6 से 7 मीटर तक कोई भी ऐसी परत नहीं होनी चाहिए जो कंकड़ीली हो, पथरीली हो, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। बाग लगाने की किस विधि में सर्वाधिक स्थायी पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि षष्ठभुजाकार, यानी तीसरा वाला एकदम सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 का। रतन जोत के बीजों में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। रतन जोत के बीजों में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 18.2% पाई जाती है, ये याद रखेंगे। मृग बहार में फलन कब होता है, ठीक है। मृग बहार में फलन कब होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, यानी कि 3 प्रकार के बहारें पाए जाते हैं, मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार, ठीक है। ये अधिकतर आपके इसमें मिलता है, अमरूद में देखने को मिलता है, अनार में देखने को मिलता है, यानी कि वर्ष में 3 बार इसमें फ्रूटिंग आते हैं या फल लगते हैं या फूल लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 96। खजूर में खाए जाने वाला भाग कौन सा? खजूर का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? खजूर का खाए जाने वाला भाग जो होगा वो पेरिकार्प कहलाता है, ठीक है। अस्टिल जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जिसमें गुठली कठोर होती है, वे फल आते हैं अस्टिल में। जैसे आपका आम हो गया, ये अस्टिल फल हो। सरस यानी कि बेरी फल, इसको बेरी भी कहते हैं, सरस भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका केला आ जाएगा, ठीक है। केला आ जाएगा और पपीता, ये फल आ जाएंगे आपके सरस यानी कि बेरी के अंदर। और मीजोकार्प में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। सब्जी फसल या उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है। सब्जी वाला बताना है, सब्जी वाला भी बताए थे बूंदी, यानी कि बूंदी वाला सही हो जाएगा। बूंदी जिला है राजस्थान का, वहाँ पर सब्जी फसल उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। और बात करते हैं कि नींबू वर्गीय फलों का, ठीक है। ये नाता कोटा के अंदर है, ये नींबू वर्गीय फलों का हो जाएगा, ठीक है। खजूर का सगरा भोजका जैसलमेर के अंदर, यहाँ पर क्या है, ये खजूर के लिए है, ठीक है, खजूर के लिए बनाया गया है। और फूलों के लिए सवाई माधोपुर, ये आपका फूलों के लिए हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 98, यानी कि स्टोलिंग एक क्रिया होती है, किस फल में प्रचलित प्रवर्धन विधि है, ठीक है। स्टोलिंग की क्रिया जो प्रवर्धन की विधि है किस में अपनाई जाती है? आम में, अनार में, आंवला में, अमरूद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरूद के अंदर स्टोलिंग विधि द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की बात कर लेते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर, यहाँ देख सकते हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर, ये हमारे चैनल का नाम है। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा रोपण पद्धति जो है रोपण सघनता अधिकतम होती है, ठीक है। कौन सी विधि में अगर हम रोपाई करेंगे फल वृक्षों की तो उसमें सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं और सघन पौधे लगेंगे, ठीक है। इसके लिए हो जाएगी षष्ठभुजाकार ये विधि, इसके अंदर सर्वाधिक पौधे लगते हैं, यानी कि इसके अंदर 6 पौधे मिलकर एक पौधा यहाँ, 2 3 4 5 6 पौधे एक हो गए, एक बीच में हो गया, 7 पौधे मिलकर एक षष्ठभुजाकार का निर्माण करते हैं। हमारा आज का लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर
100, यानी कि निम्नलिखित में से प्रोटोएंड्री का उदाहरण नहीं है। प्रोटोएंड्री का एक उदाहरण नहीं है। कौन सा फल का नाम बताना? सीताफल, प्याज है, चीकू है या मक्का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चीकू, यानी कि चीकू जो है प्रोटोएंड्री का उदाहरण नहीं है। प्रोटोएंड्री कहते किसे हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसके अंदर नर जननांग पहले परिपक्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यानी कि जिसके अंदर नर जननांग पहले परिपक्व होते हैं और मादा जननांग बाद में परिपक्व होती है वो कहलाती है प्रोटोएंड्री कहलाती है। यानी कि एक होता है प्रोटोगायनी, यानी कि जिसके अंदर मादा जननांग पहले परिपक्व होते हैं और नर जननांग बाद में परिपक्व होते हैं उसको कहते हैं प्रोटोगायनी कहा जाता है। ठीक है, और प्रोटोएंड्री का उदाहरण नहीं है तो ये चीकू नहीं है। ठीक है, ये प्रोटोगायनी का उदाहरण है। और बाकी 3 सीताफल, प्याज और मक्का ये प्रोटोएंड्री का उदाहरण है। यानी कि इसमें नर पार्ट पहले परिपक्व होते हैं और फीमेल पार्ट बाद में परिपक्व होती हैं। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। जितने भी बच्चे, छात्र छात्राएं या प्रिय दोस्त मित्र सब लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के हर बार एग्जामों में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अधिकतर करवाएं। सभी लोगों को धन्यवाद।